देखो, हमें कुछ कुछ चीजें लिखनी है। अगर पीएच ऑफ एन एसिड निकालना अगर पीएच ऑफ एन एसिड निकालना है, तो हमें चाहिए होगी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। और पीएच ऑफ एन एसिड होता है लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। अगर मुझे पीएच ऑफ अ बेस निकालना है, ध्यान सुनिए, तो मैं क्या करूंगी? मैं पहले पीओएच निकालूंगी। तो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट फर्स्ट पीओएच, which is going to be माइनस टाइम्स लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। और हमें पता होना चाहिए कि पीएच प्लस पीओएच जो होता है वो 14 होता है। तो अगर मुझे पीओएच पता है, तो पीएच ऑफ द बेस निकल जाएगा 14 माइनस पीओएच से। ठीक है, ये हर एसिड के लिए चलेगा, वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वेदर इट इज अ वीक एसिड, दिस आई हैव टू नो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें। अगर मुझे निकालना है पीएच ऑफ सॉल्ट, और सॉल्ट मेरे पास तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट अगर हमारा है, और वो किससे बन रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। आंख बंद करके हम लोग क्या लिख देंगे? 7। लेकिन अगर मेरा पास बेसिक सॉल्ट है, हाउ डू वी गेट द बेसिक सॉल्ट विच इज फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड? तो उसके पीएच का फॉर्मूला होता है 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस लॉग सी। क्या हमने नॉर्मेलिटी कर ली? एन फैक्टर कर लिया, यस मैम। इक्विवेलेंट मास, ये सब कर लिया। यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल होगा इसमें। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट अगर है तो वो कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बनता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई सॉल्ट है तो उसका पीएच, सीधी सी बात है, अगर एसिडिक सॉल्ट है तो उसका पीएच शुड बी लेस देन 7। बेसिक सॉल्ट है तो उसका पीएच मस्ट बी ग्रेटर देन 7। तो इसका पीएच रहेगा 7 माइनस हाफ ऑफ pKa प्लस लॉग सी। बस आप देखो फॉर्मूले में, इन दोनों के फॉर्मूले में सब कुछ सेम है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस है। तो अगर आप 7 में से कुछ माइनस कर दोगे, तो आपको 7 से कम वैल्यू मिल जाएगी, विच इज एन एसिडिक सॉल्ट। और अगर आप 7 में कुछ जोड़ दोगे, तो आपको 7 से बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और एक हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट आता है दूसरा, जो बनता है वीक एसिड प्लस वीक बेस। इससे तो वीक एसिड प्लस वीक बेस के मिलने से भी जो सॉल्ट बनता है, बोलते हैं उसको भी न्यूट्रल सॉल्ट है। और उसके पीएच का फॉर्मूला रहता है 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। और ऐसे सॉल्ट्स का जो पीएच होता है, दैट पीएच इज नॉट डिपेंडेंट। You can say it is not dependent, and you can say it is independent of the concentration of the salt. Independent of the concentration of the salt. ठीक है, तो ये पीएच जो है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। ये अपने को समझ आना चाहिए। अच्छा, अब लॉजिक समझो। तो ये तो पीएच की बात होगी। ठीक है, तो पीएच इज गोइंग टू बी 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस पीकेबी। 7 माइनस हाफ ऑफ पीके प्लस लॉग सी, जो भी। ये वैल्यूज अपने को फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है जी, एक लिखो। एक आता है हमारे पास पीएच ऑफ बफर। तो हम क्या लिखते हैं? बफर क्या होता है बताती हूँ। बट दो तरीके के बफर होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। और तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है? pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक है, और एक हमारे पास ये एसिडिक बफर का फॉर्मूला, दिस इज द पीएच ऑफ द एसिडिक बफर। एंड पीएच अगर हम निकालते हैं बेसिक बफर का, तो वो बनेगा pKb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। ये कैसे काम करेगा, दैट विल सी। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी माय ऑल द फॉर्मूलाज जो मुझे पीएच निकालने में हेल्प करते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालना सिखा दिया था। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन करते चलते हैं, टाइप समझते चलिए।
क्वेश्चन मान मुझे कहता है कि भाई मुझे पीएच निकालना है, कैलकुलेट द पीएच। तो पीएच कहते हैं माइनस टाइम्स लॉग ऑफ, हाँ आई एम कमिंग टू दैट, जस्ट डोंट वरी। मैंने अभी आपको एक जगह फॉर्मूले इकट्ठे करवा दिए, दैट व्हेन यू रिवाइज यू नो कि बस इतने ही फॉर्मूले एट द एंड ऑफ द चैप्टर, इतने ही फॉर्मूले जो पढ़ने हैं। ठीक है, अब सुन लो, जाओ बस। ठीक है, तो पीएच अगर मुझे निकालना है, हाँ अभी लिखना बंद करो, सुन लो। अब मान लो अगर मुझे पीएच निकालना है और मुझे बोला जा रहा है कि पीएच आप निकाल दो ऑफ एओएच, और इसका कंसंट्रेशन दे दिया मुझे 0.1 मोलर। तो मुझे ये पता है कि 0.1 मोलर का मतलब होता है 0.1 मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मैंने कहा जी ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि KOH जब टूटेगा तो वो क्या करेगा, वो K प्लस देगा और OH नेगेटिव देगा। तो आप ये चीज समझो कि KOH जब टूट रहा है तो वो मुझे K प्लस और OH नेगेटिव देगा, है ना। एंड देन व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन, ये मई मैम अगर ये है तो KOH तो टूट कर देखो किसमें डाले, पानी में डाले। तो पानी में डालने का मतलब क्या है, कि ये टूटेगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये पूरा टूटेगा, तो ये मुझे 0.1 मोल्स ऑफ K प्लस देगा और ये मुझे 0.1 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव देगा। तो मेरे को इस क्वेश्चन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ही नहीं पता, मुझे तो OH की कंसंट्रेशन पता है। तो कोई बात नहीं, हम पहले POH निकालेंगे, दैट इज गोइंग टू बी माइनस टाइम्स लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। और अब आप सोचो पूरा 1 लीटर का ही डब्बा है, उसी 1 लीटर के अंदर KOH टूट रहा है, तो OH नेगेटिव भी जो टूटा वो भी 1 लीटर के सोल्यूशन में ही टूटा। तो ये भी 0.1 मोल्स पर लीटर है और ये भी 0.1 मोल्स पर लीटर है। तो मुझे यहाँ से समझा कि POH की वैल्यू कितनी आई, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ 0.1। और कुछ नहीं है तो बेसिस, जब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या है, बेसिस 10। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ कितना, ये बन गया 10 की पावर -1। तो -1 आ गई तो ये बन जाएगा +1, एंड दिस इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी माय POH। अभी अंडरस्टैंडिंग में पहुंचो। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि POH अगर 1 आ गया तो किसी भी बेस के लिए पहले आप POH निकालोगे। तो PH प्लस POH की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 14। तो मुझे यहाँ से पीएच निकल जाएगा बेस का, और हमें पता है किसी भी बेस का पीएच इज मोर देन 7, तो ये 1 है। तो इसका मतलब पीएच कितना आ गया मेरा इस सोल्यूशन का, 13। तो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है, इसका लॉजिक ये है कि मैम जब भी मेरे पास एक सोल्यूशन था तो पानी में डालेंगे तो पानी भी टूट रहा है H प्लस और OH नेगेटिव में, पर पानी कितना टूटता है, 55.55 मोल्स ऑफ वाटर में से सिर्फ 0.00000 इतने मोल्स ऑफ वाटर टूटे। तो हमें पता है कि जब भी पानी टूटता है, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कि जब आप 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे पानी को रखते हो तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो भी हीट मिलती है वो पानी को तोड़ती है, पर वो हीट इतनी ज्यादा नहीं हो पाती कि पानी के सारे बॉन्ड्स तोड़ दे। तो अगर मैं 1 लीटर पानी लेती हूँ, मुझे बताओ 1 लीटर पानी का मतलब होता है 1000 ml, और 1 ml का वजन होता है 1 ग्राम। ये पानी की डेंसिटी फिक्स होती है, ये पानी के लिए ऐसा हमेशा होता है, इट इज 1 ग्राम पर ml, दैट फॉर एवरी ml द मास हियर इज गोइंग टू बी 1 ग्राम्स। तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, कि अगर मेरे पास यहाँ 1000 ग्राम आ गया तो गिवन मास बाय मोलर मास ये मुझे क्या देगा, ये मुझे मोल्स देगा। बोलो हाँ। तो आइडियली अगर आप सोचो कि 1 लीटर पानी में कितने मोल्स हैं, तो उसको सॉल्व करने से समझ में आएगा 55.55 मोल्स है। यस और नो। तो 1 लीटर पानी में कितने मोल्स टूटते हैं, तो हमने कहा जी 0.0000001 मोल्स टूटेंगे पानी के। और अगर इतने मोल्स पानी के टूटेंगे, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, कि मैम पानी तो इतने मोल दे ही रहा है, लेकिन जब मैंने KOH डाला तो KOH तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पानी ने जब इनको पकड़ के खींचा दूर दूर तो ये तो पूरा पूरा टूट गया, तो मेरे पास 0.1 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आ गए। और OH नेगेटिव 10 की पावर -7 मोल्स मेरे पास पानी से भी आ रहा है, लेकिन H प्लस तो 10 की पावर -7 मोल्स सिर्फ पानी से आ रहा है, यानी कि इस सोल्यूशन में H प्लस भी है नेगेटिव भी है, पर OH नेगेटिव है 0.1 प्लस 0.0000001। तो ये वाली वैल्यू मेरी बन गई 0.10000001। तो ऑब्वियस ही बात है, लेकिन ये मेरे पास इतना ही है, तो इसका मतलब H प्लस बहुत कम है OH के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैम अगर मेरा बेसिक सोल्यूशन भी है तो उस बेसिक सोल्यूशन में भाई H प्लस भी मिलेंगे और OH नेगेटिव भी मिलेंगे, पर क्योंकि वो बेसिक सोल्यूशन है तो OH नेगेटिव बेस से भी आ रहा है और पानी से भी आ रहा है, लेकिन H प्लस सिर्फ पानी से आ रहा है और पानी कोई खास ज्यादा टूटता
नहीं है। पानी के टूटने वाले मोल्स की मात्रा की क्वांटिटी बहुत ही कम है, विच इज दिस मच मोल्स, 0.10⁻⁷ मोल्स, बहुत ही छोटे मोल्स है। और क्योंकि वो बहुत ही छोटे मोल्स है तो क्या होगा मुझे बताओ कि दीज नंबर ऑफ मोल्स विल बेसिकली डू व्हाट, दीज नंबर ऑफ मोल्स विल इवेंचुअली बी वेरी लेस। ठीक है, और क्योंकि ये बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत कम है, इसका मतलब इतने कम मोल्स जो है हमारे, उनकी कोई वैल्यू नहीं, तो इसीलिए हम सीधा इनका क्या निकालते हैं, पीएच। तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें एक्सप्रेस एग्जैक्टली पता नहीं है, तो हम पहले बेसिक सोल्यूशन में पीओएच निकालते हैं, विच इज गोइंग टू बी माइनस टाइम्स लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव। और इसमें क्या करते हैं हम, जो पानी से आने वाला ओएच है ना उसको निग्लेक्ट कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि भाई सारा का सारा ओएच एसिड या सारा का सारा ओएच सिर्फ बेस से आ रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मैं इस पे आ रही हूँ, मैं इस पे आ रही हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। तो पीओएच की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10⁻⁻, ये ओएच। समझ में आ गई बात। तो अब पहले आप ये समझो, तो पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है कि 1 लीटर पानी लिया तो उसका वजन कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि मैम वो तो 1000 ml हो गया और हर ml का वजन 1000 ग्राम है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि मोल्स ऑफ वाटर कितने बना दिए, मोल्स ऑफ वाटर कितने बना दिए, तो आप बोलोगे इट इज गोइंग टू बी 1000 ml, यानी कि 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आप बोलोगे कि प्योर वाटर के 1 लीटर में 55.55 मोल्स ऑफ वाटर होते हैं। अब सुनो, अब हम कहते हैं कि जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है या जो हमारा प्योर वाटर होता है, तो उसका पीएच हम कहते हैं जी 7 होता है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि उसके अंदर कुछ होता नहीं है, इट्स अ न्यूट्रल वाटर। तो आइडियली पीएच का वैल्यू आप क्या समझते हो, आप समझते हो कि मैम पीएच इज माइनस टाइम्स लॉग ऑफ H+, तो आपने बोला पीएच तो 7 है प्योर वाटर का, तो यहाँ कुछ नहीं है तो बेस 10 है, तो ये माइनस इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ H+ योर इज गोइंग टू बी -7, और यहाँ कुछ नहीं है तो बेस क्या है, 10 है, तो ये 10 इधर चला जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, H+ की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10⁻⁻7। इसका मतलब ये कि अगर मेरे पास प्योर वाटर है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में H लिखा हुआ है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में H लिखा होने का क्या मतलब है, स्क्वायर ब्रैकेट में H+ लिखे होने का बेसिक मतलब ये है कि मैम इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द मोल्स ऑफ H+ पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये पानी ही लिया है, पानी में और तो कुछ मिलाया नहीं है, प्योर वाटर है, और उस प्योर वाटर जो हमने 1 लीटर लिया, उसी के अंदर अगर, उसी के अंदर अगर H+ टूट गए, ये H+ जो भी टूटेंगे वो 1 लीटर के अंदर ही टूटेंगे, तो बेसिकली मुझे H+ की ये क्या मिल गई, ये मोलारिटी मिल गई। और मुझे इतना पता है कि अगर पानी टूटा तो ये इतने मोल्स मिले मुझे। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, लैब में जाऊँ, पीएच मीटर उठाओ, प्योर वाटर उठाओ, बता दो पीएच मीटर। मुझे एक बात पता है कि जब एक पानी का मॉलिक्यूल टूटता है तो वो मुझे एक H+ देता है और एक ही OH नेगेटिव देता है, बात समझ में आ रही है? तो जब वो मुझे एक ही H+ और एक ही OH नेगेटिव देता है, इसका मतलब क्या है कि भाई प्योर वाटर में मुझे H+ मिले 10⁻⁻7, तो जितने H+ होते हैं उस हिसाब से उतने ही OH नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि वो एक न्यूट्रल वाटर है और वो डिस्टिल्ड वाटर है, उसके अंदर और हमने कोई एसिड बेस मिलाया होगा नहीं है। तो जो इसी प्योर वाटर में कहीं से एसिड मिला देते तो वो एसिड अपने H+ देता, तो फिर यहाँ पे पानी में H+ का काउंट एसिड से भी आता है और पानी से भी आता है। तो हम बोलते थे कि जी नहीं H+ ज्यादा हो गया और OH कम हो गया। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार हो ये रहा है कि हमने बाहर से ना एसिड मिलाया ना बेस मिलाया, तो जितना H+ है उतना ही OH नेगेटिव है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द H+ आयन कंसंट्रेशन, 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर ऑफ वाटर। व्हाई एम आई सेइंग पर लीटर ऑफ वाटर, अब आप देखो हमने पढ़ा था कि 1 लीटर ऑफ पानी में हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैम इट इज 55.55 मोल्स ऑफ वाटर। तो अब आप लॉजिक हिसाब से ये लगाओ कि मैम जब पानी टूटेगा तो क्या पानी खुद से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी खुद से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों, क्योंकि आउट ऑफ 1 लीटर विच इज 55.55 मोल्स ऑफ वाटर सिर्फ 10⁻⁻7 मोल्स टूट रहा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हो गई, टूटा अपॉन टोटल, टूटा कितने 10⁻⁻7 मोल्स अपॉन 55.55 इंटू 100 भी कर लोगे तो भी ये वैल्यू आपकी 5% से नीचे आने वाली है। यानी कि यहाँ से ये प्रूव होता है कि पानी इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, पानी खुद से टूटने वाला नहीं है, बहुत आराम से पानी को तोड़ना आसान नहीं है।
तो आप ये समझो कि जब H प्लस होता है तो वो मुझे क्या देता है, 10⁻⁷ मोल्स देता है पर लीटर। और उसी समय पे OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन -7 मोल्स पर लीटर। मैं अगर एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस इंटू OH नेगेटिव का प्रोडक्ट ले लूँ, ठीक है, तो वो कितना आएगा, 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷, तो ये वाली वैल्यू निकल के आई 10⁻⁻14 इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ H प्लस इंटू OH नेगेटिव। तो ये मेरा फॉर्मूला निकल के आता है कि अब कुछ भी हो जाए इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहने वाला है, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहने वाला है, ये हमेशा 10⁻⁻14 ही रहेगा। अब लॉजिक आप ऐसे समझो कि मैम पानी था, पानी में 10⁻⁷ और 10⁻⁷ ये थे। बाहर से मैंने क्या कर दिया, बाहर से मैंने ना 0.1 मोलर HCl डाल दिया, तो क्या 0.1 मोल्स मेरे पास H प्लस के भी आ गए। तो जो H प्लस आए, सोचो, जो H प्लस आए उन्होंने क्या करा, उन्होंने फटाफट फटाफट OH नेगेटिव को और खत्म करना शुरू करा। तो जो एसिडिक सोल्यूशन होता है उसमें H प्लस विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद OH नेगेटिव, क्योंकि देखो पानी का फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो स्लोली चलता है, लेकिन अगर H प्लस एंड OH नेगेटिव मिल गए तो वो बैकवर्ड में बहुत तेजी से रिएक्शन करेंगे। मतलब पानी का टूटना जितना मुश्किल है ना, उतना H प्लस और OH नेगेटिव का जुड़ना आसान है। तो जैसे ही बीकर में गए तो आप बताओ 0.1 में से 10⁻⁷ मोल्स ऑफ H प्लस जो है वो कंज्यूम हो जाएंगे और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को बहुत गिरा देंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पर ये इस तरह से रिएक्शन करेगा कि H प्लस इंटू OH नेगेटिव का प्रोडक्ट हमेशा कितना रहे, 10⁻⁻14 रहे। क्या मेरी बात समझ में आई। तो अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि किसी सोल्यूशन में H प्लस दे रहा है सिर्फ एसिड 0.1 मोलर, तो OH उसमें कितना हो जाएगा, क्या उसमें OH बराबर 10⁻⁷ बचेगा, नहीं। क्या होगा कि जब हमने बाहर से H प्लस डाला तो वो H प्लस पहले से पड़े हुए न्यूट्रल पानी के 10⁻⁷ मोल्स ऑफ OH के साथ कंबाइन करेगा, और इतना कंबाइन करेगा कि कितना OH फाइनली बच जाए, ये इतना बच जाए, तो 10⁻⁻13 मोल्स बचेंगे H प्लस OH के पर लीटर। तो तुम ये समझो कि ये बेसिकली 10⁻⁻5 मोल्स खा गया OH नेगेटिव। आ रही है बात समझ के, इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट। पहली बात ऐसा होना चाहिए, एसिड डाला तो प्योर वाटर के अंदर जो इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव है, बाहर से आने वाला एसिड का H प्लस हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो OH कंज्यूम होता जाएगा। लेकिन पहले से क्योंकि OH बहुत कम था तो एसिड की कंसंट्रेशन में कोई खास फर्क आने वाला नहीं है। 0.1 में से अगर 0.0000001 मोल यूज हो भी गए तो हमारे 0.1 को कोई फर्क खास पड़ने वाला नहीं। आप ये अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट में, ठीक है। है ना, तो बताओ अगर H प्लस इतना है तो OH कितना है, तो ये कौन सा वाला OH है जो रिएक्ट कर आने के बाद बचा है इन द फाइनल सोल्यूशन। अब लॉजिक देखो, तो हमने लिखा कि भैया मेरे पास H प्लस है इंटू OH नेगेटिव है, इसका प्रोडक्ट है 10⁻⁻14, तो इसे बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इफ दिस इज गोइंग टू बी माय आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, कि मैं क्या कर दूं, मैं माइनस टाइम्स लॉग ले लूं बोथ साइड्स, माइनस टाइम्स log of H plus into OH negative is going to be minus times log of 10⁻⁻14। तो अब आप सोचो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स log of into OH negative is going to be minus times log of 10⁻⁻14। तो माइनस को बाहर छोड़ दो, log A into B क्या होता है, दैट इज log A प्लस log B, और ये वाली -14 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा +14 log 10, और कुछ नहीं लिखा तो बेस 10 है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ से मिला log ऑफ H प्लस प्लस log ऑफ OH नेगेटिव, माइनस को अंदर लेके जाओ, ये बनेगा माइनस टाइम्स log ऑफ H प्लस माइनस टाइम्स log ऑफ OH नेगेटिव is going to be 14। What is this? This is pH minus times log of H plus and minus times log of OH negative is POH and that is going to be 14। Am I right or not? तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला आया है। तो कुछ नहीं किया, हम लैब में गए, हमने लैब में आया और प्योर वाटर क्या कर दिया,
आएगा अब ये से 5 clear or not? That is the point. That's where we actually got this formula. Base to start किया तो अगर मुझे किसी बेस का pH निकालना है तो पहले pH निकालूंगी फिर मुझे ऐसे क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन कहता है जी मेरे पास AA प्लस BB इज इन इक्विलिब्रियम विद CC प्लस DD ये कोई रिएक्शन है और इसके K गिवन रिएक्शन का कैसे लिखते हो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज्ड टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक क्वोटिएंट कंसंट्रेशन ऑफ द D रेज्ड टू पावर D है ना तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय A रेज्ड टू पावर A into B raised to power B am I यही लिखते हैं क्या लिखते हैं concentration of the product with each concentration term raised to power equal to stoichiometric quotient upon concentration of reactant with each concentration term raised to power equal to stoichiometric coefficient that's the power और इसकी वैल्यू फिलहाल 10 है अब सवाल ये कह रहा है कि अगर ये वैल्यू 10 है रिएक्शन देके वो बोल रहा है कि इसका के इक्विलिब्रियम 10 है इसका कहने का मतलब ये है उस के इक्विलिब्रियम का हम एक्सप्रेशन बना लें फॉर द गिवन रिएक्शन अब क्वेश्चन मुझे कहता है हेंस फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ CC plus DD is in equilibrium words of AA plus BB ये क्वेश्चन है तो आप लॉजिक ही समझो इसका मतलब क्या इसका मतलब ये कि मैम नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम निकाल रहे हैं के इक्विलिब्रियम डैश व्हिच इज गोइंग टू बी अब इस रिएक्शन के हिसाब से अगर हमें बोला जा रहा है तो उसका प्रोडक्ट मेरा ये है तो ए रिएक्टेंट की ए प्रोडक्ट की पावर ए बी की पावर बी यस और नो आर वी अंडरस्टैंडिंग थम्स अप और थम्स डाउन रेज्ड टू पावर सी इनटू डी रेज्ड टू पावर डी वर्ड्स कर दिया अब लॉजिकली देखो जब भी वो आपको कोई गिवन रिएक्शन देगा ना उससे मिलता जुलता आपका कोई होगा क्वेश्चन तो मुझे ये दिख रहा है कि जो मेरा ये गिवन रिएक्शन है उस गिवन रिएक्शन का ये रेसिप्रोकल है रिवर्स है और अगर ये रिवर्स है तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम डैश इस गिवन के इक्विलिब्रियम का रिवर्स हो रखा है सी सी ऊपर आ गया और ए नीचे आ गया तो क्या ये वाली वैल्यू मेरी 1/10 आ गई हाँ या ना इज इट क्लियर तो यहाँ से मुझे क्या समझ आता है कि अगर मेरे पास जैसे मेरे को बोला गया कि NH3 मुझे ऐसे बोला जाता है मुझे बोला जाएगा N2 plus 3H2 is in equilibrium with 2NH3 इसका Kc वैल्यू है 25 तो मुझे क्वेश्चन कहता है ये है अब आप कह रहे हो कैलकुलेट द Kc वैल्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ NH3 is in equilibrium with 3H2 plus N2 बिल्कुल रिवर्स करके लिखिए तो हम क्या लिखेंगे कि भाई न्यू Kc डैश जो आएगा Kc डैश निकाल तो वो लिखा जाएगा H2 की पावर 3 इंटू N2 की पावर 1 क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में N2 का कोएफिशिएंट क्या है 1 और H2 का कोएफिशिएंट क्या है 3 डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ NH3 और उसकी पावर क्या है 2 बात समझ में आई? तो यहाँ से मेरा Kc डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से मेरा Kc डैश का वैल्यू आ जाएगा H2 की पावर 3 इंटू N2 की पावर 1 अपॉन NH3 की पावर 2 और मेरा Kc डैश का एक्सप्रेशन क्या था वो ओरिजिनल रिएक्शन का एक्सप्रेशन था उसमें प्रोडक्ट क्या था NH3 तो कंसंट्रेशन ऑफ NH3 रेज्ड टू पावर 2 divided by concentration of N2 divided by concentration of H2 raised to power 3 ये वाली वैल्यू 25 थी और अब आप देखो ये इसका इसका मैंने रिवर्स करा तो मुझे केसी डैश मिल गया क्योंकि मेरे नए रिएक्शन का केसी डैश मैंने लिखा तो देयर बाय इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/25 आ जाएगा यस और नो तो मुझे केसी पता है तो केसी डैश हम बड़े आराम से निकाल सकते इज दिस concept clear is this concept clear or not just तो
ऐसे बोला गया कि भाई एक रिएक्शन है ए प्लस बी इज एन इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी और उसका के सी मुझे दे दिया गया 10। तो क्वेश्चन में बोला हमने आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, पर आप उसका एक्सप्रेशन बनाओगे तो क्या लिखोगे? दिस इज गोइंग टू बी माय गिवन रिएक्शन। The question says product की concentration raised पर stoichiometric coefficient small c, D capital D product की concentration raised पर stoichiometric coefficient small d, A raised पर small a into B raised पर small b. Am I right? अब मुझे question A 2cc over A हुए क्योंकि कोएफिशिएंट यहाँ पे हो गया, कैपिटल B का कोएफिशिएंट 2b हो गया और B रेस्ट पर 2b। तो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो K से लॉजिकली सोचो तो C की पावर A into B की पावर 2 पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाई, यस और नो? तो यहाँ से मुझे ओरिजिनल था, ये देखो तो मेरा ओरिजिनल केसी था, ओरिजिनल केसी था ना ये तो देखो। तो हम बेसिकली इसी का स्क्वायर करते तो केसी यहाँ कितना आ जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? दिस इज गोइंग टू बी 10, दिस इज गोइंग टू बी 100। आप ये अंडरस्टैंडिंग में पढ़ो। तो यहाँ से मुझे समझ आता है कि for given reaction, if Kc of a given reaction is AA plus BB is in equilibrium with CC plus DD, ये दे दे तो मुझे उसका Kc पता है, वो क्या बनेगा? C की पावर C इंटू डी अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर B, ये बनेगा। तो अगर मैंने इस पूरे रिएक्शन को किसी नंबर n से मल्टीप्लाई कर दिया तो इफ द न्यू रिएक्शन इज if the new reaction is, let's say NAA plus NBB, this is in equilibrium with NCC plus NDD. So what does that mean? तो C raised to power, so new Kc dash कितना आएगा मेरा, और K equilibrium dash कितना आएगा? C की पावर NC into D की पावर ND over A की पावर NA into B की पावर NB, and that equal basically means what? K equilibrium dash here is going to be C की पावर C into D की पावर D over A की पावर A into B की पावर B और उस होल का n। और अंदर वाला मेरा क्या बन गया? ये बन गया मेरा K इक्विलिब्रियम डैश, ये बन जाएगा मेरा K इक्विलिब्रियम रेज़्ड टू पावर। इज इट क्लियर? यहाँ से मुझे समझ में आया कि मैम जो भी मेरा पुराना K है उसका होल रेज़्ड टू पावर n कर दो। समझ में आ गया? और ये n यहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है, n कैन बी नेगेटिव नंबर, n कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, n कैन बी अ फ्रैक्शनल नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। जैसे क्वेश्चन ने मुझे बोला N2 plus 3H2 is in equilibrium with 2NH3, इसका केसी उसने मुझे दे दिया 100 है। कहता जी बताओ व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ half N2 plus 3/2H2 is in equilibrium with NH3। और तो ये केसी हमें निकालना।
तो जब ये केसी हमें निकालना है तो ये केसी की वैल्यू 100 है, ठीक है, अब निकालो। तो मैं नया केसी डैश अगर लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी NH3 की होल पावर 1, नीचे N2 की होल पावर हाफ और H2 की होल पावर 3/2। और आप देखो जो 100 दे रखा है वो किसकी वैल्यू है, अमोनिया की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 की पावर 1 इंटू H2 की पावर 3। तो आप लॉजिकली समझो कि ये हाफ कर, 1 का 1/2 आ गया, 3 का 3/2 है, 2 का 2/2 1 बन गया। तो बेसिकली मेरा नया केसी डैश है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ ना NH3 को क्या लिख सकती हूँ, 2/2, क्योंकि आप देखो आई एम मल्टीप्लाइंग हाफ इन दिस इक्वेशन, तो द नंबर दैट आई एम मल्टीप्लाइंग इज गोइंग टू बी माय n। और रिएक्शन जैसा सीधा लिखा था ये भी सीधा ही लिखा है। तो मुझे क्या रिलेशन दिख रहा है भाई, जो नया केसी है उसमें भी अमोनिया ऊपर ही आ रहा है, तो बस पावर का खेल है। N2 क्या बन जाएगा 1/2 और H2 क्या बन गया 3/2। तो मैं सब में से अगर हाफ बाहर निकाल दूं तो हाफ बाहर निकालने का मतलब ये बनेगा स्क्वायर N2 की पावर 1 और H2 की पावर 3 और होल पावर हाफ। और इसकी वैल्यू तो अपने को पता है 100, क्योंकि पहला केसी है उसकी पावर हाफ, दैट इज गोइंग टू बी माय केसी डैश इज गोइंग टू बी thumbs up or thumbs down, this is concept clear? If we are multiplying a given equation तो मुझे सिंपल पावर कर देना है गिवन केसी को। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक वर्क करने पे वैल्यू 1 करते हैं, फिर क्या हो जाता है? ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड ए प्लस बी बी इज इक्वल टू सी सी प्लस डी, ऐसा कुछ आ ऑलराइट। तो अगर मेरे पास इस तरीके से कुछ आ गया है ए प्लस बी बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी सी प्लस डी डी, ठीक है, और एक रिएक्शन और मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया सी सी प्लस ई ई इज इन इक्विलिब्रियम विद गिव्स मी ए प्लस स्मॉल एफ एफ, ऐसा। और मुझे दोनों का इक्विलिब्रियम वैल्यू पता है, मुझे इसका केसी पता है, दिस केसी इज गोइंग टू बी K1 some value Kc1 of first reaction I know is let's say 50 और Kc2 मुझे पता है 10। मुझे क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, find the equilibrium constant of the given reaction. What is the given reaction? It is Bb plus EE is in equilibrium with DD plus FF, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो अब कैसे करेंगे बताइए। तो हमने क्या देखा कि ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन 2 है, और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो Kc1 का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा मुझे बताओ। Kc1 की वैल्यू 50 दे रखी है, Kc1 की वैल्यू 50 दे रखी है। 50 इज इक्वल टू व्हाट, C रेस्ट पावर C इंटू D रेस्ट पावर D डिवाइडेड बाय A रेस्ट पावर A इंटू B रेस्ट पावर B। ये क्या दे रखा है, C2 का क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट है A रेस्ट पावर A इंटू F रेस्ट पावर स्मॉल f डिवाइडेड बाय C रेस्ट पावर स्मॉल c इंटू E रेस्ट पावर स्मॉल e। यस और नो। अब मेरे को जो चाहिए वो मुझे क्या चाहिए, अब आप लॉजिकली सोचो, अगर ध्यान से देखो तो दो रिएक्शंस को ऐड करके मेरा रिएक्शन बन रहा है। क्यों, क्योंकि जब मैं इनको ऐड करूंगी तो ऐड करने से कॉमन, तो रिएक्टेंट विल ऐड अप टू रिएक्टेंट, तो यही तो बनेगा मेरा बी बी प्लस ई ई इज इन इक्विलिब्रियम विद डी डी प्लस एफ एफ, यही तो मेरा रिक्वायर्ड रिएक्शन है। तो जब भी मेरा रिक्वायर्ड रिएक्शन is produced by addition of the given two reactions,
तो अब मेरे को बताओ मेरा न्यू केसी डैश क्या बन के निकलेगा, वो बन के निकलेगा डी की पावर डी इंटू एफ की पावर स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय बी की पावर बी इंटू ई की पावर स्मॉल ई. So what is this basically going to be? Just tell me. What is this going to be? हाँ, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को उठा के KC1 इंटू KC2 को, तो देखो क्या बनता है. क्या मेरा वो चीज आ रही है? 50 इंटू 100 तो हो ही गया, लेकिन आप फ्रैक्शन चेक करो तो ये बनेगा C की पावर C इंटू डी की पावर डी, ये मेरा KC1 लिख रही हूँ, इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इंटू KC2 क्या बनेगा? ए की पावर ए इंटू एफ की पावर एफ अपॉन सी की पावर सी इंटू ई की पावर ई. तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. सो डी की पावर डी इंटू एफ की पावर एफ डिवाइडेड बाय बी की पावर बी इंटू ई की पावर ई. तो यही तो आ गया जो मेरा चाहिए था. तो अगर मुझे मेरा रिक्वायर्ड रिएक्शन चाहिए तो माय रिक्वायर्ड रिएक्शन कैन बी व्हाट? माय रिक्वायर्ड रिएक्शन विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द केसीज ऑफ द टू रिएक्शन जिनके एडिशन से मेरा रिक्वायर्ड रिएक्शन बनेगा. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इज इट क्लियर? गॉट इट? तो इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना है. तो रिवर्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन रिएक्शन को हमने ऐड कर दिया, रिवर्स कर दिया, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस आते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन दिया, देखो मुझे क्वेश्चन कहता है इफ N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3. ध्यान सुनिएगा, इसका केसी मुझे दे दिया 100. क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ NH3 इज इन इक्विलिब्रियम हाफ N2 प्लस 3/H2. ये निकालना. अब आप पहली बात तो ये समझो कि मैम केसी का एक्सप्रेशन है क्या. केसी इज फॉर गिवन रिएक्शन, वो बनेगा मेरा NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय NH3 की पावर 2. गॉट द पॉइंट? हाँ, तो हमने क्या करा, हम जब नया केसी डैश लिख रहे हैं तो वो लिख रहे हैं N2 की पावर हाफ और H2 की पावर 3/2 और नीचे आ गया NH3. पहली बात तो मुझे दिख रहा है कि रिवर्स कर दिया. रिवर्स करने का मतलब 1/100 होगा, लेकिन पावर भी चेंज हो गई अब की बार. तो क्या NH3 को 1 को मैं 2/2 लिख सकती हूँ, तो पूरे में से मैं हाफ बाहर निकाल दूं, ये ओवरऑल होल पावर हाफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ. और जब ऐसा हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि अंदर वाला एक्सप्रेशन तो मुझे 1/100 बन रहा है, क्योंकि ये रिवर्स हो गया मेरे गिवन केसी का और उसकी पावर हाफ. तो मेरा के सी डैश जो आएगा वो आ जाएगा कितना? दैट विल बी 0.1. तो इन अ गिवन इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमारे पास केसी देकर और हमसे उनके डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट पूछ सकते हैं. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं. ठीक है, दिस इज वन पार्ट है ना. तो दिस इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल गेट इन इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चंस. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि इसका केसी ये है तो बताओ कैसे बनेगा. अब हमने वो पढ़ लिया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ. फॉर अ गिवन रिएक्शन अंडरस्टैंड, जैसे मुझे ऐसे बोला जाता है, मुझे ऐसे बोला जाएगा कोई रिएक्शन है ए प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम. जैसे फॉर एग्जांपल मैं जनरल रिएक्शन नहीं लिखती, मैं ऐसे लिखती हूँ. मुझे लिखा गया N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3. मुझे ऐसे बोल दिया गया. तो आप मुझे बताओ एक गैसेज है अगर, है ना, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रही हूँ. तो क्या अगर मैं गैस को, मान लो मेरे पास ये 4 मोल गैस है 8 लीटर के बॉक्स में,
तो जो भी ये 4 मोल गैस है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, पहली बात तो मुझे बताओ कि क्या ये बॉक्स में दीवारों पे हिट करेंगे? गैस के पार्टिकल्स है क्योंकि ये, अगर ये गैस के पार्टिकल्स है तो दीवारों पे हिट कर रहे हैं, दीवारों पे हिट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? ये प्रेशर लगा रहे हैं। अगर ये प्रेशर लगा रहे हैं इसका मतलब क्या, कि क्योंकि ये दीवारों पे हिट कर रहे हैं और क्योंकि ये प्रेशर लगा रहे हैं, तो हर गैस प्रेशर लगाती है, हाँ या ना? अगर हर गैस प्रेशर लगाती है, पर आप ये देखो कि मैम 8 लीटर के डब्बे में 4 मोल गैस प्रेजेंट है, तो 1 लीटर के डब्बे में कितनी गैस प्रेजेंट है? 4/8, यानी कि 0.5 मोल्स पर लीटर। तो गैस की मोलारिटी भी तो निकाल सकते हैं, यस और नो? गैस की मोलारिटी भी तो निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर गैस की कंसंट्रेशन भी हो सकती है एंड प्रेशर भी एग्जिस्ट कर सकता है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। हर गैस की कंसंट्रेशन भी हो सकती है और हर गैस का प्रेशर भी एग्जिस्ट कर सकता है। जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड, ठीक है? ओके, अब देखो, अब हमारे पास ना एक नया कंसेप्ट आता है, ठीक है? वन इज बेसिकली कॉल्ड एज टाइट्रेशन। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत, ठीक है? मल्टीपल टाइप्स की टाइट्रेशन होती हैं, एक होती है फॉरवर्ड बाय टाइट्रेशन, एक होती है बैकवर्ड टाइट्रेशन। और थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे, ठीक है? टाइट्रेशन से भी पहले हम एक चीज समझेंगे, विच इज गोइंग टू बी माय, लिखो, दिस इज गोइंग टू बी माय ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल। हैव वी डन ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल? No, ma'am. नहीं करा ना? ठीक है, सुनते चलो। तो जो हम ली चार्टलेस प्रिंसिपल की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा क्या होता है। ली चार्टलेस प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है फॉर एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम, फॉर एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम, फॉर एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम वी, if we make, if we make any change, है ना? So then the equilibrium will try to undo that change, ठीक है? Will try to undo that change, whether it is kp, whether that change is in kp, whether that change is in kc, whether that change is in kchi। तो ली चैटलर प्रिंसिपल से पहले अभी हम केसी के भी पढ़ रहे थे, वो बताते देखो। तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि कोई गैस होती है, तो उस गैस की कंसंट्रेशन भी हो सकती है और उस गैस की प्रेशर भी हो सकती है, उस गैस की कंसंट्रेशन भी हो सकती है और उस गैस की प्रेशर भी हो सकती है। तो गैस की दोनों चीजें हैं। इसीलिए अब आप ध्यान से देखो, तो गैस इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारी क्या होती है? ये हमारी होती है एक आइडियल गैस इक्वेशन। तो जब हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसका बेसिक मतलब क्या है कि मैम हर गैस के ऊपर हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं, ठीक है? तो जब आप हर गैस के ऊपर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हो, तो यहाँ से हमें क्या समझेगा बताओ? कि मैम प्रेशर इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, और नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है? कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेशन बोलते हैं बट समझते क्या है? हम कंसंट्रेशन बोलते हैं पर समझते क्या है? मोलारिटी। इज इट क्लियर? तो अब आप लॉजिकली समझो। तो जब मैं किसी भी गैसियस रिएक्शन की बात करती हूँ, जब भी मैं किसी गैसियस रिएक्शन की बात करती हूँ, ठीक है, जिसमें इफ पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके, मैक्सिमम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी गैसियस, ठीक है? पॉसिबल ऑल द रिएक्टेंट्स and products, all the reactants and products must be gaseous, ठीक है? If possible all the reactants and products must be gaseous,
ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम नॉर्मल लिखना क्या जानते हैं? हम ऐसे जानते हैं N2, हम ऐसे लिखते हैं N2 plus 3H2 is in equilibrium with 2NH3। तो यहां से हम Kc क्या लिखेंगे? Kc हम लिखेंगे NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 की पावर 3 और N2 की पावर 1। यस और नो? तो ये तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब तो कंसंट्रेशन नहीं हुआ, बट मैं कंसंट्रेशन को अगर ध्यान से देखें, पर ये गैसेस है, तो हमें ये पता है कि हर गैस के लिए एक Kc भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब हर गैस के लिए अगर कंसंट्रेशन एग्जिस्ट करती है तो उसका प्रेशर भी एग्जिस्ट करता है। तो हर गैस के लिए अगर मैं PV इज इक्वल टू nRT लगाऊं, तो यहाँ से प्रेशर ऑफ दैट गैस विल बी इक्वल टू N/V/RT। तो मैं N/V को मोलारिटी लिख सकती हूँ, विच इज कंसंट्रेशन CRT। यस और नो? सो इट इज गोइंग टू बी कंसंट्रेशन CRT। तो अगर ये प्रेशर है तो कंसंट्रेशन को क्या लिखा जा सकता है? प्रेशर बाय RT। तो आई कैन जस्ट रिप्लेस कंसंट्रेशन विद प्रेशर ओवर RT। तो यहाँ से Kc की वैल्यू क्या निकल के आएगी मुझे बताओ? अगर मैं Kc लिख रही हूँ और कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया लिख रही हूँ, पर उसको लिखूंगी कैसे? प्रेशर ऑफ अमोनिया बाय RT का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2 बाय RT का 3। फिर क्या लिखूंगी? प्रेशर ऑफ N2 बाय RT की पावर 1। यस और नो? तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा मुझे बताओ? तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा Kc। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखो तो Kc ही है, क्योंकि मैंने हर कंसंट्रेशन टर्म को प्रेशर के टर्म्स में लिख दिया है बस। तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा प्रेशर ऑफ NH3 होल स्क्वायर इंटू 1/RT की पावर 2 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2 होल क्यूब इंटू 1/RT होल क्यूब इंटू प्रेशर ऑफ N2 रेज टू पावर 1 इंटू 1/RT रेज टू पावर 1। ध्यान से अगर सोचोगे तो प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2 का क्यूब इंटू प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब इंटू प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1। अच्छा, ये बन गया RT की पावर -2। ये बन जाएगा RT की पावर -3 इंटू RT की पावर -1। बोलो हाँ। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर कंसंट्रेशन नहीं बदल रही तो प्रेशर भी नहीं बदल रहा। अगर एक डब्बे में पर लीटर हमें मॉलिक्यूल्स पता है हर एक गैस के, तो उसकी कंसंट्रेशन नहीं बदल रही, पर लीटर वैल्यू नहीं बदल रही, तो जितने पार्टिकल्स आ रहे हैं वो उसके हिसाब से प्रेशर लगा रहे हैं। तो अगर हमारा कंसंट्रेशन, हमने कहा कि एट इक्विलिब्रियम पे, अगर हम बोल रहे हैं कि जी एट इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, अगर कंसंट्रेशन फिक्स हो गई कि जितना प्रोडक्ट बनना था वो बन चुका और जितना रिएक्टेंट टूट के बचना था वो बच चुका, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कंसंट्रेशन हमारी कांस्टेंट है ना, अगर कंसंट्रेशन हमारी कांस्टेंट है तो हमारा प्रेशर भी कांस्टेंट है एट इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब लिख लो एक लाइन कि एट इक्विलिब्रियम, लिख लो एट इक्विलिब्रियम द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट। तो अगर ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट, इसका बेसिक मतलब क्या है? अगर ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बिकम कांस्टेंट तो प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गई। तो अगर मैं रेशियो ले रही हूँ कंसंट्रेशन के टर्म्स में, तो मैं उस रेशियो को क्या बोल रही हूँ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? के पी, यस और नो? और ये बन जाएगा RT की पावर व्हाट? ये बन जाएगा RT की पावर क्या? देखो ये बनेगा -2 + 3 + 1। 3 और 1 क्या है? 3 और 1 क्या है मेरे इक्वेशन में?
गैसियस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स है 1 and 3 इक्वेशन में। से क्या लिखूंगी मैं? लिखूंगी इट इज बेसिकली के सी हियर इज गोइंग टू बी व्हाट, के पी आर टी की पावर -2 + 4। तो 4 कहाँ से आया? ये मेरा है सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, गैसियस रिएक्टेंट्स, है ना। और -2 क्या है? 2 क्या है? इट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ gaseous products। Are we understanding my point? तो मैं यहाँ से क्या लिख करूँ, देखो ध्यान से। तो ये बेसिकली मेरे पास ऐसे लिखा था, के सी इक्वल्स टू वॉट। चल जा भाई, क्या दिक्कत है। तो यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ था? ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ था देखो। मुझे एक्सप्रेशन मिला है गैसियस रिएक्शन के लिए। रिएक्शन था N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। तो मैंने इसका Kc का एक्सप्रेशन लिखा था Kp, है ना। तो मैंने इसका एक्सप्रेशन क्या लिखा था? मैंने लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। फिर हमने इसको चेंज किया था, हमने कहा था के सी इज इक्वल टू, हमने यहाँ से लिखा था पी वी इज इक्वल टू NRT। तो प्रेशर हेयर इज गोइंग टू बी N/V/RT। N/V मेरा कंसंट्रेशन RT हो गया था। तो मेरा यहाँ से के सी की वैल्यू आई थी। अमोनिया के लिए हम क्या लिखेंगे? हर कंसंट्रेशन को हम क्या लिख देंगे? दैट इज गोइंग टू बी प्रेशर ओवर RT। तो मैंने यहाँ लिखा प्रेशर ऑफ अमोनिया का बाय RT इज गोइंग टू बी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2/RT की पावर 1 इंटू प्रेशर ऑफ H2/RT की पावर 3। तो यहाँ से मेरे पास के सी क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इंटू 1/RT डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1 इंटू 1/RT। ये 1/RT का स्क्वायर है। और ये बनेगा प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब इंटू 1/RT की पावर 3। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये बनेगा के सी इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। अब यू लुक एट इट, हम यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन ही प्रेशर के टर्म्स में ले रहे हैं। ये बन जाएगा RT की पावर -2 और नीचे बन जाएगा RT की पावर -1 इंटू RT। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को तो हम लिख देंगे KP, दैट इज द रेशियो ऑफ द प्रेशर्स ऑफ द प्रोडक्ट इंटू RT की पावर RT की पावर -2 डिवाइडेड बाय RT की पावर -1 इंटू RT की पावर माइनस। तो अगर आप देखो तो ये बनेगा KC इंटू RT की पावर -1 इंटू RT की पावर -3 ऊपर चला गया और RT की पावर -2 इधर आ गया। ये मेरा KP है। तो फॉर दिस रिएक्शन इफ यू लुक एट दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स KC इंटू RT की पावर 2 माइनस, ऊपर जाके ये -2 हो जाएगा और 2 - 4 दैट इज गोइंग टू बी KP। तो अगर ध्यान से देखो तो KC इंटू RT की पावर, ये है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और ये है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यस और नो? तो ये मेरा रिलेशन बनता है KC KP में। बात समझ में आई? तो जब मुझे क्वेश्चन दे रखा है तो KP की वैल्यू हम ये लिखते हैं, व्हाट इज NGP? दिस इज द नंबर ऑफ, दिस इज द नंबर ऑफ
This is the number of gaseous moles of products, and NGR is going to be the number of gaseous moles of reactants. तो मुझे यहाँ से Kc दिया हुआ हो और टेम्परेचर दिया हो गया हो तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोचो, हमेशा सोचो, मैंने एक रिएक्शन लिया H2 gaseous प्लस I2 gaseous इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 HI gaseous. तो इसका Kc लिखो. इसका रिलेशन क्या है? Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी की पावर डेल्ट Ngp minus Ngr, number of gaseous moles of product minus the number of gaseous moles of reactants. तो यहाँ से मेरा Kp क्या बनेगा? Kc, जो भी Kc की वैल्यू उसकी, RT, टेम्परेचर हियर हैज टू बी टेकन इन केल्विन. तो गैसियस मोल्स प्रोडक्ट में कितने? ये HI गैसेस है 2 मोल, और रिएक्टेंट में कितने? 1 मोल I का और 1 मोल H2 का. तो बेसिकली 2 - 2. तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज 2 एंड नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज आल्सो 2. तो यहाँ से मेरा Kp का वैल्यू आ गया Kc इंटू आर टी की पावर 0. तो Kp की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज गोइंग टू बी Kc. तो यहाँ से मुझे क्या समझ आता है कि इफ Ngp इज इक्वल टू Ngr, मतलब गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है तो Kp दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, उसकी वैल्यू कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट गाइस? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. अगर ये सेम है तो हम बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे Ngp बराबर Ngr. तो Kp बराबर Kc हो सकता है. समझ में आ रही है बात? यस और नो? तो क्वेश्चन आता है कि क्या Kp बराबर Kc कभी हो सकता है? तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, Kp बराबर Kc बिल्कुल हो सकता है. समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब देखो, अगर मैंने रिएक्शन लिखा कि भाई कोई रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ निकालो जैसे, मान लो मुझे एक रिएक्शन दिया कि CaCO3 इज इन इक्विलिब्रियम विद CaO सॉलिड प्लस CO2 गैसेस. ये भी सॉलिड है. अब आप बताओ इसमें सिर्फ ये Ngp जो है ना, मेरा Ngp, ये 1 मोल है प्रोडक्ट में, क्योंकि प्रोडक्ट में और तो कोई गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है नहीं. तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 1. और नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं? वो भी 1. आया ना? तो यहां से अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी Kp हियर इज गोइंग टू बी इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng. तो Kp हियर इज गोइंग टू बी व्हाट? Kc RT की पावर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. तो प्रोडक्ट में तो 1 मोल है, और तो कोई जो भी रिएक्टेंट था ये था. यहाँ पे कुछ है ही नहीं, रिएक्टेंट साइड पे कोई गैसियस कंपोनेंट ही नहीं है. तो मेरे लिए Ngp तो हो गया 1, पर Ngr हो गया 0. तो यहाँ से Kp की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज Kc इंटू आर टी की पावर 1 - 0. तो यहाँ से मेरा Kp का एक्सप्रेशन कितना आ गया? Kc इंटू आर टी की पावर 1. एम आई राइट और नॉट? सो दैट इज द बेसिक आइडिया वी हैव. सो Kp की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Kc इंटू आर टी की पावर 1. इज दिस कंसेप्ट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इसका मतलब ये हो गया कि मैम अगर मेरे पास Kp की वैल्यू हम लिख रहे हैं Kc इंटू आर टी की पावर, तो Ngp माइनस Ngr. हाँ, नहीं नहीं, प्रोडक्ट 1 है, R तो 0 है. नहीं आई बात समझ? रिएक्टेंट इसलिए 0 ना, रिएक्टेंट साइड पे CaCO3 है बस, इफ यू लुक एट दिस, और वो तो सॉलिड है. तो ये तो हम गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं ना, रिएक्टेंट साइड पे तो कोई गैसियस कंपोनेंट ही नहीं है, सिर्फ CaCO3. मार्बल है, मार्बल तो सॉलिड होता है. इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट?
गॉट इट? ऐसा अगर है ही नहीं कोई गैसियस कंपोनेंट तो फिर उसके मोल्स हम नहीं लेंगे। अब देखो तो ये आ गया अपने पास। तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास यहाँ पे एनजीपी माइनस एनजीआर जो है इसको हम डेल्टा एनजी बोलते हैं, दैट इज चेंज इन द गैसियस मोल्स, चेंज इन द गैसियस मोल्स, इसको हम चेंज इन द गैसियस मोल्स बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ से मेरा केपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी केसी। देखो आर की वैल्यू अगर हम देखें तो 0.0821 तक होती है, और टेम्परेचर मान लो 400 केल्विन 500 केल्विन, तो जो भी ये वैल्यू आएगी ये आएगी तो वन से बड़ी वैल्यू। तो आप अगर केसी को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब जाके केपी आ रहा है। इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि विच इज ग्रेटर, केपी को डिवाइड करोगे आरटी से तो केसी आ रहा है। इसका मतलब इस केस में केपी वाज ग्रेटर देन केसी। यस और नो? या ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने केसी को किसी से मल्टीप्लाई करा तो केपी आया। तो केपी हियर इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी केसी इनटू आरटी। इज इट क्लियर? यस और नो? लेकिन अगर सोचो, अगर मैं लिख रही हूँ कि केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर व्हाट, एनजीपी माइनस एनजीआर। और एनजीपी मान लो मेरे पास छोटे आ गए, मान लो ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, तो आंसर नेगेटिव आ गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इसके डेल्टा एनजी अगर -1 आ गया तो इसका मतलब क्या है? गॉट इट? तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है? बोलो। ये नेगेटिव आ गई तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ केपी हियर इज गोइंग टू बी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर -1। -1 मतलब ये क्या बन जाएगा, केसी अपॉन आर टी इज गोइंग टू बी केपी। तो फिर केपी को हमें किसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर टी से, तो केसी आएगा। इसका मतलब उस केस में केसी बड़ा हो जाएगा, केपी छोटा हो जाएगा। यानी कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि केसी हमेशा बड़ा रहेगा या केपी हमेशा बड़ा रहेगा। इट कैन बी बोथ। ठीक है, इट कैन बी बोथ। क्या? इट कैन बी केपी इक्वल टू केसी, इट कैन बी केसी ग्रेटर देन केपी, इट कैन बी केसी लेस देन केपी, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन। और केसी बराबर केपी होगा कब होगा, जब डेल्टा एन जी 0 है। ये कब होगा, केसी बड़ा कब होगा, जब डेल्टा एन जी मेरा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, और डेल्टा एन जी जब मेरा नेगेटिव है तो मेरा केसी छोटा हो जाएगा और केपी बड़ा हो जाएगा। सॉरी, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में, स्ट्रेट अवे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर मिलेंगे। इज इट क्लियर? गॉट द पॉइंट? नो? गॉट इट? आपको समझ आ गया चिराग? गॉट इट? सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। अब और देखते हैं। अब क्वेश्चन सिंपल कहता है, क्वेश्चन कहता है द केसी ऑफ अ रिएक्शन इज 20 at 400 Kelvin for the reaction N2 plus 3H2 is in equilibrium with 2NH3. Calculate, ठीक है,
क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी। तो मुझे सिंपल पता है कि केसी देकर केपी पूछ रहा है, ध्यान सुनिएगा। तो केपी के दो फॉर्मूले हैं, एक तो केपी को क्या लिख सकते हो, केसी इंटू आर टी की पावर डे, और एक केपी का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो लिखोगे क्या, कि प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2, क्योंकि प्रोडक्ट है। तो बेसिकली प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच प्रेशर टर्म रेज्ड टू अ पावर इक्वल टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1 इंटू प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3। यस और नो? गॉट द पॉइंट? गॉट इट और नॉट? तो अब हमारे पास डेटा क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेटा केपी दोनों के बराबर है, पर हम इससे निकाल देंगे केपी। तो केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, केसी हमारे पास कितना है 20, आर टी कितना है बताओ, आर टी कितना है? तो आर है अपने पास 0.0821, ये लेना है आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम प्रेशर को जनरली एटमॉस्फेयर में लेते हैं। तो आर की वैल्यू जो हम यूज कर रहे हैं वो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि सारे प्रेशर की वैल्यू मुझे एटमॉस्फेयर में दी गई होगी। इज इट क्लियर? तो अब डाल दो 400, टेम्परेचर डाल दो, और डेल्टा एन जी क्या बनेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो एन जी पी कितने हैं, 2 मोल अमोनिया के, ये गैसेस है, हाइड्रोजन भी गैसेस है और नाइट्रोजन भी गैसेस है। तो यहाँ पे एन जी पी 2 हो गया, और एन जी आर मेरे पास कितना हो गया, 3 + 1 वो हो गया 4। तो ये मेरे पास कितना निकल के आएगा, 2 - 4। तो ये मेरे पास केपी का वैल्यू आ गया 20 इंटू 2 जीरो से इसका पॉइंट आगे आ गया, तो ये बन गया 8.21 इंटू 4 रेस्ट पर -2। तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 8.21 इंटू 4 इंटू 8.21 इंटू 4, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये तो बन गया 4 × 5 = 20। तो केपी का एक्सप्रेशन मेरा कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 8.21 इंटू 8.21 इंटू 4। जो भी है मेरा आंसर आएगा बेटा, दिस इज गोइंग टू बी माई केपी। अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो ये मेरा केपी का एक्सप्रेशन है, विच इज गोइंग टू बी 5/8.21 का स्क्वायर इंटू 4। Understood the value or not? So this is exactly going to be my KP. Yes or no? Is the concept clear? Any doubts in this? Got it? So this is how we calculate. अब जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन क्या बोलते हैं, मुझे क्वेश्चन कहता है कि at equilibrium the value of Kp was 10. Okay, the value of Kp was 10. Calculate the partial pressures. Calculate the partial pressures. Have we done Dalton's law of atomic pressure? Calculate the partial pressures of each gas if the initial pressure if the initial pressure of SO3 is 20 atmospheres. If the initial pressure of SO3 is 20 atmospheres or is 3 atmospheres, कुछ भी कह लो ऐसा। अब इक्वेशन क्या दे रखी है मुझे, SO3 gives me SO2 plus O2। और ऐसे बैलेंस इक्वेशन दे रखी है। अब इनिशियली मुझे बताओ कि जब टाइम t इक्वल टू 0 है,
तो शुरू शुरू का प्रेशर डब्बे में सिर्फ SO3 गैस है, तो कुछ टूटा ही नहीं है, तो टोटल प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर ही है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा मुझे बताओ, कुछ समय बाद क्या होगा? तो 3 एटमॉस्फेयर ही है। अब उसमें से अगर हम दो कुछ पी प्रेशर कम कर दे, क्योंकि SO3 टूटेगा, तो यहाँ 2 मोल्स के हिसाब से टूट रहा है ना, तो अगर कुछ पी प्रेशर कम हुआ, तो आप बताओ, अगर 2 मोल्स टूट रहे हैं तो 2 मोल्स ये बन रहे हैं और 1 मोल ये बन रहा है। तो क्या मुझे ये समझ आता है कि PV इज इक्वल टू NRT? तो प्रेशर जो है वो अपनी कंसंट्रेशन के हिसाब से चेंज होता है। तो अगर कंसंट्रेशन कुछ एक्स अमाउंट से घट रही है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्टली प्रेशर भी घटेगा। तो अगर कुछ एक्स मोल्स टूटे, तो मान लो एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर पी था वो घटा, है ना, तो SO3 का प्रेशर अब इस डब्बे में कम हो गया, क्योंकि SO3 टूट गया, और वो SO3 किस में कन्वर्ट हो गया? 2 मोल्स ऑफ पी में और 1 मोल ऑफ ई में। इट्स वेरी सिंपल, जो तुम पी मान रहे हो ना, उसको 2 से इसके 1 से मल्टीप्लाई करो, वो तुम्हारा कोएफिशिएंट है। तो अब मुझे बताओ कि टोटल, अब मेरे को अगर मैं लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिखना चाहूंगी मुझे बताओ। और मुझे बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर इज 10 एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर इज 10 एटमॉस्फेयर, आल्सो कैलकुलेट द केपी। ये क्वेश्चन। तो एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर कितना बन गया? 3 माइनस 2p प्लस 2p प्लस 1p। ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू 10 है, या ये वैल्यू मेरी, मान लो तो टोटल प्रेशर इज लेट्स से कितना, हाँ, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से p की वैल्यू 7 आ गई। आर वी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत? ये रैंडम बना दिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। लेट मी जस्ट टेक दिस वैल्यू एज समथिंग 5 ले लेती हूँ उसको, 5 ले लेती हूँ। तो 5 लूंगी तो पी की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। इसको मैं एक काम करती हूँ, मैं 4 ही ले लेती हूँ। टोटल प्रेशर इज 4, तो पी की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, यहाँ आपसे पी की वैल्यू 1 आ गई। अगर पी की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब क्या है बताओ? अगर पी की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब क्या है? सो व्हाट डज दैट मीन? कि मैम अब मुझे अगर केपी निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी? प्रेशर ऑफ SO2 का पावर 2 इंटू प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ SO3 की पावर 2। तो प्रेशर ऑफ SO2 कितना है? 2 इंटू 1, 2p, तो p तो 1 है, इंटू प्रेशर ऑफ O2 कितना है? 1 की पावर 1। प्रेशर ऑफ SO3 कितना बचा है एट इक्विलिब्रियम? 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 2। तो मेरा के पी का वैल्यू आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 1 की पावर 1 अपॉन 1 की पावर 2, तो ये बन गया 4। तो के पी की वैल्यू आ गई 4। आप ये अंडरस्टैंडिंग में पॉइंट? तो कभी कभी क्वेश्चन हमको टोटल प्रेशर नहीं देकर क्या देता है? यस और नो? एनी डाउट्स इन दिस? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? तो बोलो। ठीक है जी, कंसेप्ट समझ में आ गया? सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी केसी। ये चार्टलेस प्रिंसिपल बचा हुआ है अभी, that we'll be doing in the next class. But I hope you have understood the relationship between KP, KC, and questions like that. Yes or no? Guys, any doubts?